बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, यह पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे प्रथम इकाई के 8वें अनुभाग की, जो हमारा था साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। देखिए, यदि हम राष्ट्रीय स्तर पे भारत के पूरे संपूर्ण भारत का अवलोकन करते हुए, अगर भारत की राष्ट्रीयता के स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोते हुए अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा और उसके शिक्षण की बात करें, तो समान तौर पे ये देखा गया कि भारत में जितने भी 28 या 29 राज्य हैं, इन राज्यों में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली और प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन जब इन भाषाओं का अवलोकन किया गया तो ये देखा गया कि भारत में अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। बृहद तौर पे देखा गया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या और कह सकते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे कुछ खास प्रदेश रहे जहां पे हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। तो ये देखा गया कि 28-29 राज्यों की संख्याओं में 5 या 7 राज्य ऐसे मिले जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा था। बोलियां थोड़ी अलग थी, वहां पे कुछ बोलियां भी बोली जाती थी जो क्षेत्रीयता का प्रभाव था। लेकिन अब भाषा की बात करें तो ये देखा गया 5 या 7 राज्यों में कि हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत बृहद तरीके से किया जा रहा था। अब इस विचारधारा को अपने आत्मीयता में लाते हुए संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय स्तर पे जब भारत में भाषाओं की बात कही गई कि भारत की भाषा क्या होगी, तब एक संदर्भ में ये जो आकलन निकाला गया तो ये देखा गया कि 28-29 राज्यों की जो संख्याएं हैं उनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा या प्रयोग की जाने वाली भाषा जो हिंदी है, और हिंदी लगभग 7 या 8 राज्यों में बोली जाती है, जो 28-29 राज्यों में एक अपना प्रभाव छोड़ती थी। इसी को आधार मानते हुए संविधान की सभा ने हिंदी को राज्य भाषा स्वीकार कर लिया, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप सुनिश्चित करता है। थोड़ी सी एक बात जरूर रह गई, ये कहा गया कि अभी देश आजाद हुआ है, आजादी के बाद की बात, जब संविधान निर्माण हुआ तब की बात की जा रही है। कहा गया कभी देश आजाद हुआ है, तमाम ऐसी सूचनाएं, तमाम ऐसी प्रश्नाएं जो अभी अंग्रेजी भाषा में हैं, एकाएक हम हिंदी भाषा का प्रयोग शुरू कर देंगे, उनके परिवर्तन को शुरू कर देंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रमुख भाषा को हिंदी स्वीकार किया और द्वितीय भाषा के रूप में एक अंग्रेजी भाषा को भी महत्व दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के, राष्ट्रीय स्तर पे विचारकों के एक बात जो रह गई दिमाग में, मन में, कि भारत की राष्ट्रीय स्तर पे एक भाषा होनी चाहिए। इस संदर्भ को पूरा करने का काम हिंदी भाषा ने किया और सर्वमति से स्वीकार कर लिया गया कि हिंदी राज्य की भाषा हो गई। इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और कहा गया हिंदी शोध संस्थानों के निर्माण हेतु राज्य स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे हिंदी शोध संस्थाएं बनेंगी जिनमें हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। ये सारी बातें जो थी वो राष्ट्रीय स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी के विकास के महत्व को दर्शाने का काम करती हैं, हिंदी के विकास के महत्व को बताने का काम करती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी शिक्षण के माध्यम से होने लगा। कहा भी जाता है किसी भी देश की अपनी एक भाषा होती है, उसी भाषा के माध्यम से उस देश की राष्ट्रीयता की पहचान होती है। तो हिंदी भी हमारी राज्य की भाषा है, ध्यान दीजिएगा, राज्य की भाषा है, राष्ट्र की भाषा भी इसमें सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसलिए कहा जाता है हिंदी जो है संवैधानिक दृष्टि से देखें तो हिंदी जो है वह राज्य की भाषा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सबके भारतीयों के मन मस्तिष्क में एक बात रह गई कि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा घोषित किया जा सकता है
और इसी हिंदी भाषा के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। इसी उद्देश्य को रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य सुनिश्चित किए जाते हैं। अब उन उद्देश्यों की हम बात करेंगे कि करके मैं उद्देश्य आपके सामने रखूंगा। देखिए, हिंदी शिक्षण का जो सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पे है वो ये होता है कि भारत के लोगों में एक भाषा के माध्यम से आपसी भाईचारा सौहार्द ले आना, क्योंकि तमाम भारत में तमाम राज्य हैं, क्षेत्र के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, परिदृश्य के हिसाब से वहाँ की भाषाएं बोलियां अलग अलग हैं। तमाम कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि एक जगह से दूसरे जगह उनको जाने में, आने में, बोली भाषा का प्रयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु कहा गया कि अगर संपूर्ण भारत में एक भाषा होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को अपनी बात कहने और सुनने में जरा सा भी झिझक या परेशानी नहीं होगी, जिसके कारण सभी लोग चाहे उत्तर से दक्षिण हो, पूरब से पश्चिम हो, समस्त भारत के लोग एक भाषा का प्रयोग करके आपस में भाईचारा और प्रेम सौहार्द ला सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण का दूसरा उद्देश्य रहा भारत को राष्ट्रीय पहचान कराने के लिए एक भाषा का विकास। सही बात है, किसी भी देश की भाषा उस राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब उस देश की बात कही जाती है तो उसे एक भाषा के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर हम भारत की बात अमेरिका में खड़े हुए करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भारतीयता का छाप लगता है और कहा जाता है कि हिंदी भाषी देश का यह नागरिक है। इसलिए कहा गया कि अगर ऐसी पहचान है तो इसको बल मिलना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग भारत की हिंदी भाषा के महत्व को समझ सकें, उसको भाषण और लेखन में प्रयोग कर सकें, जिससे कहीं ना कहीं भारत का जो नाम है वो विश्व विस्तार पटल पे अपनी मजबूती प्रस्तुत कर सके। अब हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी शिक्षण का, देखिए तीसरा जो उद्देश्य होता है राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी शिक्षण का वो हमारा है भारत की राष्ट्रीयता अखंडता को बनाने के लिए हिंदी शिक्षण महत्वपूर्ण है। सही बात है, भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनकी बोली भाषाएं, खान पान अलग हैं। यदि हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारत एक सूत्र में बंधा रहे, इसके लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का आपसी बोलचाल माध्यम एक जैसा होना चाहिए ताकि लोगों एक दूसरे के दुख दर्द समस्याओं को समझ सकें और आवश्यकता पड़ने पर ध्यान दीजिएगा और आवश्यकता पड़ने पे एक दूसरे की सहायता कर सकें। इसलिए कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीयता अखंडता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण भारत में एक भाषा होनी चाहिए, जो कि हिंदी को स्वीकार किया गया। अब हम चौथी विशेषता की बात करेंगे, चौथे उद्देश्य की बात करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण पूरा करता है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण का जो चौथा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये होता है हिंदी भाषा के महत्व और उसकी साहित्यिक विशेषता को बनाए रखने के लिए हिंदी शिक्षण अनिवार्य था। सही बात है, किसी भी भाषा की विशेषता को हम बनाए रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उस भाषा की विशेषता को हमें जानना चाहिए। विशेषता ही उसके साहित्यिक, उसके महत्व को मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा और बहुत सारे उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सुनिश्चित होते हैं, जैसे सबसे प्राचीन भाषा, अखंडपूर्ण भाषा, तमाम साहित्यिक ग्रंथ भी हिंदी भाषा में संदर्भित हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक महत्व मिलना चाहिए, पहचान एक मिलना चाहिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई जानकारी लेके मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ।